शुरू कर दें। चलिए बच्चों, आपका क्लास हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। हम ट्रायंगल कर रहे थे और हमने कॉन्ग्रुएंसी किया था कि दो ट्रायंगल कब सर्वांगसम होंगे। इससे संबंधित मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था और उससे मैंने आपको काम करवाया था, क्वेश्चन करवाया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का टॉपिक होगा। इससे पहले हम ट्रायंगल को पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक ना। हमारा पार्टीशन करने का जो मोटिव होगा, हम दो तरह से पार्टीशन करेंगे। एक साइड लेंथ के हिसाब से करेंगे और दूसरा एंगल के हिसाब से पार्टीशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसी जब हम साइड लेंथ के हिसाब से जब पार्टीशन करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे, तो उसमें एक ट्रायंगल आता है, एक टाइप ऑफ ट्रायंगल जिसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास मान लो कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए के अपोजिट जो साइड लेंथ होगा उसका लेंथ, इसके मेजरमेंट को हम ए ले लिए। बी के अपोजिट को बी ले लिया, बी यूनिट, कुछ वैसा संभव है। और सी के अपोजिट को हमने सी यूनिट ले लिया। जैसे यदि इसको समझना है तो ऐसे समझो कि हमने कोई एक ट्रायंगल लिया, ये 5 है, 5 यूनिट मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, ए बी सी है, ठीक। तो हमारे लिए ए क्या हो जाएगा भाई, ए के अपोजिट मतलब 5 सेंटीमीटर। बी क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट मतलब 4 सेंटीमीटर। और सी क्या हो जाएगा, सी के अपोजिट मतलब 3 सेंटीमीटर। अब हम इसको साइड लेंथ के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, मतलब ए बी सी में कंपेयर करते हैं। तो पहला कंडीशन होगा कि भाई ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी जो है वो सी के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब तीनों का जो लेंथ है, ए का जो मेजरमेंट होगा, बी का जो मेजरमेंट होगा, सी का जो मेजरमेंट होगा, तीनों अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। पहला कंडीशन है। हम क्या कर रहे हैं, तो हम साइड लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के पार्टीशन को हम पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब भुजा के लंबाई के हिसाब से हम त्रिभुज का पार्टीशन कर रहे हैं, उसको विभाजित कर रहे हैं, हमको कितना पॉसिबिलिटी मिल सकता है, ठीक है। तो पहला ये केस हुआ। दूसरा केस हो सकता है बाबू कि कोई दो साइड आपस में इक्वल है, एनी टू साइड्स क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा हमारा कंडीशन हो जाएगा, मैं इधर लिख लेता हूं, यहां दिख रहा है आपको, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये थर्ड कंडीशन। मतलब यहां कोई इक्वल नहीं है, यहां कह रहा है कोई दो आपस में इक्वल होना चाहिए, कोई दो भुजा समान या बराबर, ठीक। यहां कहता है सभी भुजा समान होना चाहिए। और यहां कह रहा है कि कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होना चाहिए, सभी आपस में असमान होना चाहिए। ये तीन कंडीशन आया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। सभी इक्वल होना चाहिए, तीसरा कोई दो इक्वल होना चाहिए, और तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है। अब इस तीन कंडीशन के हिसाब से हम पार्टीशन करते हैं और हम नेमिंग करते हैं कि किस तरह के ट्रायंगल को कौन सा नाम देंगे। तो मैं अगले पेज पर चलता हूं, नहीं मैं इसको इरेज कर देता हूं, जहां थोड़ा सा आसान होगा एक्सप्लेन करना। इसको आप एक बार जल्दी से लिखिए तो, और जल्दी से देखिए क्या कह रहा है ये। देखो, पहला कंडीशन है जिसमें भुजा का लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। इस ट्रायंगल को का कहते हैं हम लोग
स्केलिन ट्रायंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। अब कैसा त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे भाई, बताओ? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में असमान हो। जैसे अभी तुरंत हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था ना, ए बी सी, 5 4 और 3। कोई दिक्कत नहीं। ये किस तरह के त्रिभुज का एग्जाम्पल है? ये विषम बाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत नहीं। क्यों विषम बाहु त्रिभुज? क्योंकि इसमें जो साइड लेंथ है वह अनइक्वल है आपस में। कोई भी साइड, दो साइड लेंथ इक्वल नहीं है, सारा साइड लेंथ अनइक्वल है। मतलब यदि हम इसको ए ले रहे हैं, ए 5 है, बी 4 है और सी जो है हमारा वो 3 है, तो 5 4 के इक्वल नहीं होता है, 4 3 के इक्वल नहीं होता है। तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब दूसरा कंडीशन पे हम आते हैं कि कोई दो साइड आपस में इक्वल। तो मैं अगले पेज पे चलता हूं, यहां थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। कोई दो साइड आपस में इक्वल, मतलब एक ट्रायंगल लिया, ए बी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है हमारे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। अब कोई दो इक्वल हो जाए, मतलब या तो ए बी के इक्वल हो जाए, या बी सी के इक्वल हो जाए, या सी ए के इक्वल हो जाए। तीन कंडीशन है। कोई दो आपस में इक्वल हो जाए तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई दो इक्वल है। मतलब कैसा त्रिभुज? समद्विबाहु। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या डिफिनेशन हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का? कि कोई भी त्रिभुज आइसोसेलेस तब कहलाएगा जब उसका कोई दो भुजा आपस में समान लंबाई का होगा। एक याद ये समझना है कि यहाँ कोई दो भुजा का बात कर रहा है, नॉट एग्जैक्टली टू। ठीक ना? मतलब सिर्फ दो भुजा का बात नहीं कर रहा है, कोई दो भुजा मिल जाए। यदि तीन भी मिल जाए तो आपस में सही है भाई, हमको दो ही तो चाहिए। ये बात समझ रहे हो क्या? आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है और वहां का किराया यदि 20 रुपया है, आपके फादर आपको 50 रुपया दे रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसान का विषय नहीं हो सकता है। यदि 10 रुपया दें तो आपके लिए चैलेंज का विषय हो सकता है। हमारे लिए जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का डिफिनेशन है वो कहता है कि किसी भी त्रिभुज का यदि दो भुजा आपस में इक्वल हो जाए, कोई दो भुजा इक्वल हो जाए, तो त्रिभुज समद्विबाहु हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। यदि तीनों इक्वल हो जाए तो क्या दिक्कत है भाई? हम दो ले लेने वाले हैं अपने डिफिनेशन के हिसाब से। ये बात समझ रहे हैं? इसको आप नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब समझो कि हमारा कोई एक त्रिभुज है, ठीक, और इस त्रिभुज में क्या कंडीशन है? ये ए, ये बी और ये, देखो यदि ए बी और सी तीनों का मेजरमेंट आपस में इक्वल हो जाए, ठीक ना? मतलब इसका 5, इसका भी 5, इसका भी 5, या इसका 2, इसका 2, इसका 2, तीनों का मेजरमेंट आपस में इक्वल हो जाए, तब उस तरह के त्रिभुज को कैसा त्रिभुज बोलते हैं? उस तरह के त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलैटरल बोलते हैं, ठीक ना? क्या बोलेंगे इसको बाबू? समबाहु त्रिभुज। अब बताओ, कोई डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बताओगे? तो किस तरह के त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड का लेंथ आपस में इक्वल हो जाए। कोई दिक्कत नहीं। एनी ट्रायंगल सेड टू बी इक्विलैटरल इफ मेजरमेंट ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तीनों साइड का मेजरमेंट आपस में इक्वल हो जाए तब उस त्रिभुज को हम लोग कैसा बोलेंगे? समबाहु बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप इसको एक बार देखिए तो मैं उसके बाद कुछ करवाऊंगा आपको। अब डिफिनेशन आप फिर से एक बार रिकॉल करो और आप हमको ये बताओ। मैंने आपको विषम बाहु त्रिभुज के बारे में बताया, इसमें कोई साइड आपस में इक्वल लेंथ का नहीं होता है,
फिर हमने आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताया। समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा कहता है कि कोई दो साइड आपस में इक्वल हो जाए, एनी टू, यहां लिख देता हूं एनी टू, एग्जैक्टली टू नहीं, एनी टू, कोई दो भुजा। ठीक, ये इसको थोड़ा सा आप समझना है। एनी टू का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया पिछले जब मैं इसको करवा रहा था तब। और अगला जो है आपका समबाहु त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज का क्या डिफिनेशन है कि ऑल थ्री साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए, तीनों भुजा आपस में समान लेंथ का होना चाहिए, बराबर लंबाई का होना चाहिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल हो सकता है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है? मतलब तुम्हारे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या वो इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है? यदि आप इसको ध्यान से सोचे तो इसका आंसर है हाँ। जितना भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है सब आइसोसेलेस होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल का हमारा डिफिनेशन एक तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तीनों इक्वल है तो हम एक प्लस टू, कोई दो तो इक्वल होगा ही। और ज्यों ही कोई दो आपस में इक्वल हुआ तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या बोल देंगे भाई? आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। आप कहीं नोट्स लगा के लिख लीजिए कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों नहीं इक्विलैटरल होगा? क्योंकि आइसोसेलेस के लिए कंडीशन है कि भाई दो साइड इक्वल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इक्विलैटरल के लिए क्या है भाई? तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? आइसोसेलेस में एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो ए बी, ये एक ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ ए है, इसका भी साइड लेंथ ए है, और ये बी है। और कंडीशन क्या है कि ए बी के बराबर नहीं है। दिक्कत नहीं? बात समझ पा रहे हो? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है एबीसी, क्या यह आइसोसेलेस ट्रायंगल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। ये आइसोसेलेस तो है, लेकिन क्या यह इक्विलैटरल है? नहीं है, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। यदि ए बी के इक्वल होता तब ये इक्विलैटरल भी हो सकता था। बात ये समझ रहे हैं ना? हमेशा जो भी आइसोसेलेस है इक्विलैटरल हो जाए जरूरी नहीं है। ठीक, तो ऑलवेज नॉट ट्रू है, सम टाइम में भी ट्रू और नॉट ट्रू। जैसे देखो, हमने एक ट्रायंगल लिया, मान लो कि 5 है 5 है 5 है, ये आइसोसेलेस तो है ना, और ये इक्विलैटरल भी है। ठीक, तो मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। बात ये समझ पा रहे हैं ना आप? लेकिन यदि जनरल पूछे कि क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा, इसका आंसर है नॉट ऑलवेज, और इसका ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है नहीं ना? दिस ये कंडीशन के साथ। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमको कहीं भी इक्विलैटरल दे रखा है तो हम उसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कहीं पर भी समबाहु त्रिभुज का बात कर रहा है तो हम उसमें समद्विबाहु त्रिभुज का सारा गुण लगा सकते हैं। मैं इतना बताने का बस यही एक मतलब है। दिक्कत नहीं बाबू? अब ये जो हमने पार्टीशन किया, ये पार्टीशन साइड के हिसाब से पार्टीशन था। अगला हम पार्टीशन करेंगे एंगल के हिसाब से, ठीक ना? मतलब ट्रायंगल का पार्टीशन कोनों के आधार पे करते हैं। अब देखो, ये हमारा मान लो कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक। अब इसका 3 एंगल तो बनते दिख रहे हैं हमको, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब इसके मेजरमेंट के हिसाब से हम इसका पार्टीशन करते हैं। देखो बाबू, ऐसा हो सकता है ना, ये तीनों एंगल जो है वो एक्यूट एंगल हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है। मैंने आपको बताया था न्यून कोण का क्या मतलब होता है, जिसका मेजरमेंट 90 से कम होना चाहिए। पहला ये कंडीशन है कि तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 से छोटा हो जाए। दूसरा कंडीशन है कि कोई एक का मेजरमेंट 90 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूं, एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में किसी दो एंगल का मेजरमेंट 90 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जो ही दो 90 हुआ, मान लो कि ए 90 है, बी 90 है, और तीनों हो सकता है क्या? तीनों तो कतई नहीं हो सकता है भाई। तीनों को जोड़ लो, कितना गया? 270। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? 180। मतलब ट्रायंगल में तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 नहीं हो सकता। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ये गलत स्टेटमेंट, इसको डिलीट करते हैं।
तो क्या हो सकता है? अब क्वेश्चन है कि क्या दो एंगल का मेजरमेंट 90 हो सकता है क्या? मान लो इसको x मान लेते हैं। अब इसको जोड़ एंगल सम प्रोबेबिलिटी 90 प्लस x। बाबू ये 180 के इक्वल, देखो ये 90 कैंसिल आउट, x का वैल्यू 0। एंगल का ये ट्रायंगल बन रहा है तो कोई भी एंगल जो होगा 0 के इक्वल नहीं होने वाला है, लेकिन यहां पर ये x का मेजरमेंट कितना आ गया? 0। मतलब अब दो एंगल भी 90 नहीं होने वाला है। तो याद रखना, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल भी 90 नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही 90 पॉसिबल है। ठीक, तो अगला कंडीशन है कि एक ट्रायंगल है जिसमें कोई एक एंगल 90 है, उस ट्रायंगल का क्या नाम देंगे? और तीसरा कंडीशन है कि कोई एक एंगल 90 से ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, दो एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो सम करेंगे 180 से एक्सीड कर जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा। दिक्कत नहीं, तीनों तो हो ही नहीं सकता, ये भी 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल न्यून कोण हो सकते हैं, एक्यूट एंगल हो सकते हैं, लेकिन तीनों एंगल ना तो समकोण हो सकता है ना तो अधिक कोण हो सकता है। तो अधिक से अधिक कितना कोण समकोण हो सकता है? तो एक। और अधिक से अधिक कितना कोण अधिक कोण हो सकता है? तो एक। दिक्कत नहीं, पक्का। अब इसी के मेजरमेंट के हिसाब से पार्टीशन करते हैं। पहला कंडीशन है कि सारा का जो मेजरमेंट है बाबू वो 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा, सब 90 से छोटा। तो इस तरह के ट्रायंगल का क्या नाम देंगे? कंडीशन दूसरा है कि कोई एक एंगल जो है 90 के इक्वल है, कोई एक एंगल एनी वन इक्वल्स टू 90, तब उसका क्या नाम देंगे? और तीसरा कंडीशन है कि कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, तब उसका क्या नाम देंगे? बस यही तीन तरह से पार्टीशन है। अब बारी बारी से हम उसका नेमिंग करते हैं और डिफिनेशन बहुत ध्यान से देखना। न्यून कोण त्रिभुज, किस तरह के ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे? देखो, जिस ट्रायंगल में तीनों एंगल का मेजरमेंट न्यून कोण हो जाए, तीनों एंगल का मेजरमेंट 90 से छोटा हो जाए। याद रखना, मैं लिख रहा हूं तीनों एंगल का मेजरमेंट, ठीक ना, ऑल थ्री एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो डिफिनेशन को बहुत बारीकी से समझना है। तो एक्यूट एंगल का क्या डिफिनेशन होगा? क्या होना चाहिए भाई? लेस देन 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, मतलब तीनों कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण। ये यहां अंडरलाइन क्या करना है, क्या समझना है, हम किसका बात कर रहे हैं? तीनों कोण का बात कर रहे हैं, ठीक ना। और यदि लेस देन 90 हो तो उसको कैसा एंगल बोलते हैं? एक्यूट बोलते हैं ना, एक्यूट एंगल होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं बाबू, बस इसको ये ध्यान रखना है कि मैं यहाँ तीनों एंगल पर बात कर रहा हूँ, मैं बार बार इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि ऑल थ्री एंगल। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 60, 40 और 80, सारे एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया? 90 से छोटा। तब इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा बताओ, क्या इस ट्रायंगल को न्यून कोण बोल सकते हैं क्या? मान लो कि ये 90 है, ये 10 है और ये 80, बोल सकते हैं क्या? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 हो गया और सारा एंगल क्या होना चाहिए? 90 से छोटा होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन को, न्यून कोण वाले कंडीशन को लेस देन 90 वाले कंडीशन का ये वायलेशन कर रहा है, इसलिए यह ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल नहीं होगा? यह न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा। आप डिफिनेशन धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं बाबू, दूसरा डिफिनेशन पर चलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो किस तरह के ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं? डिफिनेशन याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में एक से अधिक एंगल 90 हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए डिफिनेशन क्या होगा कि कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब कहलाएगा? कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कब कहलाएगा? जिसका कोई एक एग्जैक्टली वन, याद रखना, ठीक ना, ठीक, सिर्फ कोई एक, मतलब सिर्फ एक, ऐसे समझो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। उस ट्रायंगल को कैसा बोलेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक, तो देखो एनी वन टू 90 डिग्री। ठीक, इसको थोड़ा सा सुधारते हैं, एनी वन में कंफ्यूजन हो सकता है।
ओनली वन लिख देते हैं। सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ऐसा ये दिखता है। मान लो कि यदि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों जो होगा 90 से छोटा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ABC। ठीक, ये 90 डिग्री है और ये त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। और समकोण कहाँ है भाई? तो B 90 डिग्री है। ठीक ना, B समकोण है, दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो अधिक कोण का है। मैं आपको अभी तुरंत बताया था कि कोई भी ट्रायंगल में एक से अधिक एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता है। ठीक ना, अधिक कोण एक से अधिक नहीं हो सकता। इसका भी क्या डिफिनेशन होगा कि सिर्फ एक कोण अधिक होना चाहिए। ठीक ना, ट्रायंगल सेड टू बी एक्यूट एंगल इफ ओनली वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। कोई एक एंगल जो है 90 से बड़ा होना चाहिए, तब इस त्रिभुज को क्या हम बोलेंगे? नाम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। जैसे इसका देखो ये डिफिनेशन लिख लेना। क्या लिखना है? सिर्फ एक कोण 90 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक ना, मैथमेटिक्स में बाबू डिफिनेशन को उसी प्रारूप में समझना बहुत जरूरी होता है, दिक्कत नहीं। तो सिर्फ एक का मतलब सिर्फ एक से अधिक हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैंने यहाँ ओनली वन लिखा है। ठीक, देखो ये जैसा ट्रायंगल है हमारा ABC, ये मान लो कि 110 है। ठीक, ये 20 है, ये 50 है। ठीक, इसमें एंगल B जो है वह 110 है जो 90 से बड़ा है। ठीक, और जो ही 90 से बड़ा हुआ तो क्या हो गया भाई? इसमें एक कोण है ना, अधिक कोण, और एक एंगल 90 से ज्यादा हुआ तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया भाई? ऑब्ट्यूस एंगल। और सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही कोण B जो है वो 90 से बड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू? अधिक कोण त्रिभुज। तो हमने दो तरह से पार्टीशन किया। एक पार्टीशन जो हमने किया वो कोण के आधार पे किया, जो अभी पढ़ रहे हैं। दूसरा हमने जो पार्टीशन किया वो भुजा के लेंथ के हिसाब से किया, साइड लेंथ के हिसाब से किया। हमको दो तरह के त्रिभुज के बारे में पता है। ठीक, मतलब तीन एंगल के बेसिस से हमने पार्टीशन किया और तीन साइड लेंथ के बेसिस पे हमने पार्टीशन किया। एक बार इसको देखो, कुछ कुछ इसमें हम टर्म पढ़ लेते हैं, डिफिनेशन पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होगा जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल का टॉपिक करेंगे। तो आप इसको देखो थोड़ा सा जल्दीबाजी में, मैं फ्रेम से हट रहा हूं। चलिए आप कुछ डिफिनेशन को कलेक्ट करते हैं। अगला डिफिनेशन पे हम लोग आते हैं, मीडियन के डिफिनेशन। ठीक, एक बार इसको तुम पढ़ो, तो मैं हट रहा हूं, दिख रहा है क्या? हाँ, पढ़ लो। अलाइन सेगमेंट एक रेखाखंड, ध्यान रखना, दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जो ABC ट्रायंगल है, मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको बता देता हूं। इसमें ए का जो अपोजिट भुजा होगा इसको हम लोग BC बोलते हैं। कुछ कुछ बुक इसको ए का सन्मुख भुजा भी बोलते हैं, सामने वाला भुजा। ठीक, मीनिंग एक ही है दोनों का, तो कहीं अपोजिट बोल दे या सामने वाला बोल दे, एक ही मतलब में समझना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये BC इसका अपोजिट हुआ। अब इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो मीडियन का क्या डिफिनेशन है, कहता है कि मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। शीर्ष और विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को मीडियन बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। अब इसको समझते हैं बाबू, ध्यान से देखना। हमने ये एक ट्रायंगल लिया AB, कोई दिक्कत नहीं। हमने कोई एक वर्टेक्स चुना, अभी हम A चुन लेते हैं। ठीक, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड का मध्य बिंदु, अच्छा बताओ तो कोई एक रेखाखंड है, इसका कितना मिड पॉइंट होगा? तो आपको याद होगा हमने यूक्लिड वाले कॉन्सेप्ट बताया था कि ओनली वन, सिर्फ एक। ठीक ना, और ये मध्य बिंदु है तो ये और ये आपस में इक्वल, मतलब दो इक्वल पार्ट में ABC, और C जो है ये लाइन सेगमेंट AC का मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब AB का जितना लेंथ होगा वही लेंथ
AC होगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि AB और AC का जो लेंथ होगा, AB और BC, सॉरी, हाँ ये B है, BC, ठीक। और AB जो BC का लेंथ होगा वो AC का हाफ होगा, ये टोटल का आधा होगा। ये मिड पॉइंट का मैंने आपको डिफिनेशन बताया था, कोई दिक्कत नहीं। अब मीडियन के लिए कैसा लाइन सेगमेंट है जो किसी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाले भुजा, यहाँ BC हुआ, BC के मिड पॉइंट को मिलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो कि ये BC का जो मिड पॉइंट है उसका नाम हम D दे दिए, तो ये जो AD है, ठीक, AD क्या है भाई, मीडियन है। किस वर्टेक्स हमने ड्रॉ किया, वर्टेक्स A से, और किस भुजा पर, BC पर। और जो ही ये मीडियन हुआ तो हमारे पास क्या क्या मिल जाएगा, मैं आपको ये बता दे रहा हूं। मीडियन का जो डिफिनेशन है उससे हमको क्या क्या मिलेगा, ये ध्यान देना। AD जो ही मीडियन है तो हमको मिल गया BD आपस में DC के इक्वल होगा, और साथ ही साथ ये पूरे लेंथ BC का हाफ होगा, ठीक। ये मीडियन का हमारे पास मतलब हुआ। अब क्वेश्चन है कि बताओ क्या पॉइंट A से, वर्टेक्स A से कितना मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितना मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं। आप यदि डिफिनेशन मीडियन का समझ पा रहे हैं तो मीडियन कहता है कि ये वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वर्टेक्स तो फिक्स दे रखा है, जितना मिड पॉइंट होगा, जितना मिड पॉइंट होगा उतना ही मीडियन होगा। और यदि आप याद कर पा रहे हो तो किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होगा, मतलब किसी एक वर्टेक्स से कितना मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ एक, ओनली वन मीडियन, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इस वर्टेक्स से कितना मीडियन हुआ, एक मीडियन, इसका नाम क्या है भाई, AD है, ठीक। अब सिमिलरली, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, तो सॉरी, देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ। अब देखो C वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं, और B से भी कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल का कितना मीडियन हो सकता है, 3 मीडियन, जितना वर्टेक्स उतना ही मीडियन। और मीडियन का जो डिफिनेशन है ये है। यदि मैथमेटिकल लिखें तो देखो, जो हम बताया था ना कि यदि AD मीडियन है हमारे पास BD, और यदि ये C है तो DC आपस में इक्वल होगा, और इसका लेंथ जो होता है पूरे का हाफ हो जाएगा। ये मीडियन का मैथमेटिकल डिफिनेशन है, हम इसका यूज करेंगे अपनी उपयोगिता के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं बच्चा। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वह टॉपिक है कोण समद्विभाजक। दो पार्ट देखो, एक कोण और उसका कैसा समद्विभाजक, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला। मैं हट रहा हूं फ्रेम से, थोड़ा पढ़ो इसको। लाइन सेगमेंट दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम अ वर्टेक्स, कहां से होता है, किसी एक शीर्ष से शुरू होता है, वर्टेक्स से, ऑफ ए ट्रायंगल, एंड डिवाइड द एंगल एट द वर्टेक्स। शीर्ष पर जो कोण बन रहा है उसको दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। एक रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से उत्पन्न होता है तथा शीर्ष कोण को दो बराबर भाग में विभाजित करता है। ध्यान से सुनना है, एक कोण समद्विभाजक क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट है जो किसी वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक ना, और उस वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है उसको दो बराबर भाग में विभाजित करता है। मैं फिगर से थोड़ा सा समझाता हूं। मान लो कि ये एक ट्रायंगल है ABC। एक बार डिफिनेशन को रिकॉल करते हैं। एक रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से, कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, और क्या करता है भाई, शीर्ष पर जो कोण बनता है उसको दो बराबर भाग में बांटता है। इसको देखो, ऑरिजिनेट फ्रॉम द वर्टेक्स, यहां तक अंडरलाइन किया, एंड डिवाइड द एंगल, वर्टेक्स को दो पार्ट में। कोई दिक्कत नहीं। तो हम एंगल ए का यदि कोण समद्विभाजक, तो ए से स्टार्ट करेंगे, कर लिए, ठीक। AD यदि इसका एंगल बाइसेक्टर है तो यह एंगल ए को दो बराबर भाग में विभाजित करेगा, मतलब एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल DAC, ये हो जाएगा। मतलब कोई कह दे कि यदि AD एंगल बाइसेक्टर है तो इसका ये मतलब होगा कि मतलब ये और ये आपस में इक्वल मेजरमेंट का होगा, इक्वल माप का होगा।
सिमिलरली यदि यहां से हमने ड्रॉ किया तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, और यदि हमने यहां से ड्रॉ किया तो ये और ये इक्वल मेजरमेंट का हो जाएगा। तो डिफिनेशन याद रखना है, उसका मैथमेटिकल मतलब याद रखना। मैथमेटिकल मतलब ये रहा, ठीक। यदि यह कोण समद्विभाजक है तो इसको दो इक्वल भाग में विभाजित करता है। किसको? तो शीर्ष पर बने कोण को, ठीक। और एंगल बाइसेक्टर कहां से शुरू होता है? शीर्ष से शुरू होता है और सामने वाले भुजा पर जाता है। लेकिन इसका काम क्या है? तो शीर्ष पर बने कोण को दो बराबर भाग में विभाजित करता है। अब क्वेश्चन है कि किसी भी त्रिभुज का कितना एंगल बाइसेक्टर होगा? तो 3 एंगल बाइसेक्टर, हर एक वर्टेक्स पर एक एंगल बाइसेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिभुज का कितना एंगल बाइसेक्टर? कोण समद्विभाजक, तो 3 कोण समद्विभाजक, दिक्कत नहीं बाबू। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसको ध्यान से देखो, मैं हट रहा हूं, इसको देखिए। एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब, इसका क्या डिफिनेशन है? अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड और इट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा, पहले मैं पढ़ देता हूं। एक रेखाखंड जो त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर लंब होता है, विपरीत भुजा या उसके एक्सटेंशन पर लंबवत होता है। इसको थोड़ा पढ़ के मैं समझा। देखो, अ लाइन सेगमेंट कहां से ड्रॉ करेंगे? तो वर्टेक्स से। कैसा भाई? परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, मतलब विपरीत भुजा पर यह लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लंबवत। तो सिर्फ विपरीत भुजा पर नहीं, या तो विपरीत भुजा पर होना चाहिए या उसके एक्सटेंशन पर, मतलब या तो विपरीत भुजा पर लंबवत होना चाहिए या उसको आगे बढ़ाएंगे विपरीत भुजा को तब उस पर लंबवत होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस यहाँ पर अंडरलाइन करो, अपोजिट साइड और इट्स एक्सटेंशन, दिस विपरीत भुजा पर लंबवत या उसके एक्सटेंशन, यहाँ कर लो, या उसके एक्सटेंशन पर लंबवत। ये दो डिफिनेशन आपका बहुत मीनिंगफुल होगा। अब इसका मतलब क्या मैं ये बताता हूं। हमने 3 तरह का ट्रायंगल पढ़ा एंगल के बेसिस पे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। पहले मैं जनरल डिफिनेशन इसका बताता हूं। देखो, मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, इसमें हम शीर्ष लंब का बात करते हैं। तो कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम वर्टेक्स, शीर्ष से होता है ना। देखो, शीर्ष से उसके विपरीत भुजा पर क्या होगा? लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब एडी क्या हो गया इसका? एल्टीट्यूड। ये कैसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है? एक्यूट एंगल है ना, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज में जो ये आया उसके साइड पर ही आ गया, उसके एक्सटेंशन का बात नहीं हुआ। अब दूसरा ट्रायंगल का यदि हम बात करें बाबू, ध्यान से इसको समझना है। राइट एंगल ट्रायंगल पे देखो, राइट एंगल ट्रायंगल पर जो उसका एल्टीट्यूड आएगा, ये वर्टेक्स, देखो वर्टेक्स ए से यदि बीसी पर ड्रॉ किए तो ये एल्टीट्यूड आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं सिर्फ एक वर्टेक्स अभी बता रहा हूं, यहाँ तीनों वर्टेक्स एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, यहां देखना थे इसको ध्यान से, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल। देखो, हमने ए बी, अब यदि इस साइड को एक्सटेंड जब तक नहीं करेंगे बीसी को, तब तक परपेंडिकुलर लाइन नहीं बन सकता है। तो देखो क्या ना, अब ये इसीलिए यहां जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड और इट्स एक्सटेंशन, उसके विपरीत भुजा पर लंबवत होगा या उसके एक्सटेंशन पर, उसको आगे बढ़ाने पर लंबवत होगा। देखो, यहां जो हुआ है वो आगे बढ़ाने पर लंबवत हुआ है, ये समझ रहे हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल में आगे बढ़ाने पर लंबवत हमको मिला। तो ये दोनों कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, ठीक। अब जनरल कंडीशन पे आते हैं। अब क्वेश्चन है कि किसी भी ट्रायंगल में कितना एल्टीट्यूड हो सकता है? हर एक वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो। यहां पर देखो, ए से हो गया, बी से करना है तो लो कर लिया, सी से करना है कर लिया, दिक्कत नहीं बाबू। किसी भी से हम लंबवत ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली इस ट्रायंगल में हम लोग कर लेंगे। तो जितना वर्टेक्स होगा उतना ही उस पर क्या बनने वाला है बाबू? एल्टीट्यूड होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। हमने आज की क्लास में डिफिनेशन को कलेक्ट किया, ठीक ना, और डिफिनेशन का मतलब भी समझा कि एक्सटेंशन करने के बाद का क्या मतलब होता है, तो इसका हमने यहाँ से आपको एक्सप्लेन किया। आपका काम है इस डिफिनेशन को एक नोटबुक में कहीं कलेक्ट करो, और अगला क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से। कोई दिक्कत नहीं, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी है, मैं वहां से स्टार्ट करने वाला हूं। तो थोड़ा सा इसको आप पढ़ लेना, इसका रफ यूज होगा अगले क्लास में।
इसलिए मैंने पहले इसको करवाया था। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।